नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात बंगाल चुनाव की, जहां तीसरे चरण का रण परसों है और जैसे जैसे चुनाव का एक एक चरण आगे बढ़ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ती गर्मी की तरह चढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि सामने आ रहे हैं और इस पारे को बढ़ा रहे हैं। दरअसल बंगाल में तीसरे चरण से पहले ममता ने मुस्लिम कार्ड खेला है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मोदी सरकार पर सेकुलरिज्म विरोधी होने का आरोप भी मढ़ा। इसके बाद जुबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी ने एक बार फिर ममता पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जीत के लिए नेता बंगाल में अब सेकुलरिज्म का दांव खेलना शुरू कर चुके हैं? वहीं ममता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिस दिन खिलवाड़ बंद हो जाएगा, अपने आप दुर्गा पूजा अपने आप होती हुई दिखाई देगी। भाइयों बहनों, दुर्गा पूजा को रोकने का प्रयास हुआ। मां सरस्वती जो हमारी ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती पूजा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ। लाठी चार्ज कर दिया जाता है। एक बंगाल की धरती तो अध्यात्म की धरती है। आप सब लोग भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं और दीदी मंदिर निर्माण के बाद तो दूर हो तो भगवान जय श्री राम बोलने में भी नाराज होती है। वह तो जय श्री राम का नारा लगाने पे भी नाराज होती है और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। हाँ, गाली बकती है ना, गाली। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, सब जानते हैं। कौन कल कहा कि माइनॉरिटी की वोट हमें चाहिए? मोदी जी एलपीजी गैस दिया, क्या हिंदू मुसलमान को अलग करके दिया या सबको दिया? अम्फान में हमने दिल्ली से पैसा पहुंचाया, ये अलग बात है। अम्फान की पैसा इन्होंने यहाँ खा गया। क्या हमने हिंदू मुसलमान करके अलग दिया था क्या? हमने कोरोना के समय में हर एक महिलाओं की जनधन खाते में 1500 रुपया पहुंचाया। क्या हम मुसलमान बहनों के खाते में नहीं दिए क्या? हर एक व्यक्ति को 5 किलो चावल हमने कोरोना के समय में उपलब्ध कराया। क्या हम हिंदू मुसलमान के नाम पे दिए? सबके साथ सबकी विकास, सबकी विश्वास हमारी नीति है। ममता जी तो रामकृष्ण को गाली देने वाले लोग हैं। राम के नाम सुनने से उनको गाली लगती है, उनको बेइज्जत लगती है। कौन जातीय तनाव करता है, कौन सांप्रदायिक बात कहता है, ये जनता समझती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना। उस बीच ममता ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आज एक बार फिर सीधा हमला किया और उन्हें सिंडिकेट नंबर 1 और 2 करार दिया। সিন্ডিকেট নাম্বার 1 এন্ড 2 শুধু মিথ্যে কথা বলে, আর আমরা যেহেতু লড়াই করি সবাই ভয় চুপ থাকে, তাই এজেন্সি লেলিয়ে দেয়। অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে দাও, অরূপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, কুণালের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, মদনের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, স্ট্যালিনের মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ইলেকশনের টাইমিংটাও দেখতে হবে তো ভাই। কিসের জন্য এত ভয়? তুমি যদি জিতবে তাহলে তুমি সেন্ট্রাল পুলিশ নিয়ে লুকোচুরি খেলছো কেন? বাংলাকে গুজরাটিরা দখল করতে চায়, সেই বাংলাকে বিহারের গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায় বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায়। আমরা গুজরাটকে বাংলা চালাতে দেব না। বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায়। पश्चिम बंगाल चुनाव की शुरुआत हुई थी विकास के दावों के साथ। दोनों ही तरफ से ये दावे किए जाते रहे थे कि इस तरह का विकास बंगाल में किया गया है। टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है और इतने तरह का विकास, इस तरह का लोग नया बंगाल देखेंगे। औशल परिवर्तन की बात हो रही थी, लेकिन सारा मुद्दा अब मुस्लिम फैक्टर पर आकर रुक गया है। तो इस चुनाव में एम फैक्टर क्या रोल अपना प्ले कर रहा है? 294 सीटें हैं, जिसमें 110
सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। 46 सीटें ऐसी हैं जहां 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। 16 सीट पर 40 से 50% के बीच में मुस्लिम वोटर्स हैं। 33 सीटों पर 30 से 40 के बीच में मुस्लिम वोटर्स हैं। 50 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% के से कुछ ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इस वोट के ऊपर, इस वोट को अपने पाले में करने की लड़ाई कहीं ज्यादा तेज हो गई है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए ये बात समझते हुए कि अब तीसरा चरण परसों ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ वीरेंद्र बब्बर साहब बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ नीरज राय साहब टीएमसी से जल्द ही जुड़ेंगे। हाजिक खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और प्रेम कुमार जी, इनको आप अक्सर देखते होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ अक्सर जुड़ते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर आपसे, क्या बंगाल में जीत के लिए अब और जिस तरह के हालात हैं कांटे की टक्कर समझ में आ रही है, क्या सेक्युलर कार्ड या कम्युनल कार्ड इसी में बंटकर तमाम चीजें होंगी या इससे भी हटकर बातें हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बंगाल के अंदर आज जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है वो केवल और केवल ममता दीदी, टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब मिलकर के फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास की बात के ऊपर वोट मांग रही है वहां पर, परंतु वहां इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, वो क्या करेगा जब उसके सामने ये कहा जाए कि मुसलमान तो दूध देने वाली गाय है, मैं उनकी दुलत्ती भी सहूंगी। जिस प्रकार से जब प्रदेश की मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करती हैं तो वो दिखाता है कि वो क्या कहना चाहती हैं। सीएए का विरोध करती हैं, एनआरसी का विरोध करती हैं। टीएमसी के नेता शाह आलम कहते हैं कि अगर 30% मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हिंदुस्तान के अंदर 4 पाकिस्तान बना देंगे। जब चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ है पिछले 10 साल से, उनकी मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक, उनके नेता इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये ध्रुवीकरण कौन करना चाहता है और उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। बंगाल की जनता केवल और केवल विकास के नारे पे चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वहां जाते हैं तो उनके बारे में इन्हें कंकड़ वाला रसगुल्ला दूंगी, इनको पत्थर वाला रसगुल्ला दूंगी, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। देश के गृह मंत्री जाते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। केंद्र में जिनकी सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति वहां की जा रही है? यही आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें की गई हैं और इस तरह की राजनीति हुई, और जब ये काम नहीं आती दिखी तो अब सारा का सारा मुद्दा, सारी लड़ाई इस सांप्रदायिक कार्ड के इर्द गिर्द आ गई है। बिल्कुल जाहिर की बात है। निश्चित रूप से आप देखिए इस बात को, कल तक जो दीदी के बयान थे अब वो बयान कैसे बदलते हैं कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। जब उन्हें लगा कि मेरा मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा तो उन्हें आखिरी चुनाव से पहले की आखिरी जनसभा के अंदर ये बताना पड़ा कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हिंदू में आती हूँ। जो महिला, ये जो मुख्यमंत्री ये कहती है 2017 दीनापुर के अंदर कि हाँ मैं गौमांस खाती हूँ, गौमांस का समर्थन करती हूँ और ये मेरा पसंदीदा भोजन है, वो आज चुनाव में कहती है मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूँ। तो जो महिला ब्राह्मण है वो गौमांस कैसे खा सकती है और जो गौमांस खाता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ममता दीदी से पूछ के कोई मुझे बता दे इस बात को। चलिए, ममता दीदी किस तरह के अब दावों पर आ गई हैं वो हम सभी सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पूरी लड़ाई है वो किन दावों के इर्द गिर्द घूमने लगी है वो भी हम सब देख रहे हैं। नीरज राय टीएमसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और वीरेंद्र बब्बर, आपको तमाम लोगों ने सुना, नीरज राय ने भी सुना। मैं चाहूंगा नीरज राय आपसे भी वही सवाल, क्या बंगाल में जो अब स्थिति है, तीसरे चरण का चुनाव परसों है, अब तक बातें होती थी, टीएमसी कहती थी 10 साल में हमने विकास के ये परिभाषाएं गढ़ी, ये पैमाने हमने यहां पर बना दिए, लेकिन धीरे धीरे कांटे की लड़ाई इस हद तक आई कि अब बातें होने लगी कि मुसलमानों को आप वोट मत दीजिए, दूसरी तरफ से भी बयान उसी तरह आने लगे। क्या अब सांप्रदायिक कार्ड ही बचा है सत्ता हासिल करने के लिए? नीरज राय। नहीं, देखिए राजीव भाई, अभी मैं सुन भी रहा था, भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय बोल भी रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये जब प्रधानमंत्री 130 करोड़ के भावनाओं का कदर न करते हुए भाजपा का नेता बनकर वहां प्रचार करें, गृह मंत्री जाएं, और इनके जो बोल रहे थे विधायक, और कौन बोला है हमारा टीएमसी में, बता रहे थे कि पाकिस्तान बन जाएगा। पहले तो ये इनको जान लेना चाहिए कि साक्षी महाराज इनके उन्नाव से सांसद जनवरी में बोले थे कि 32 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान खेद देना चाहिए।
पहले तो ये बताने का प्रयास करे देश से। सवाल तो आप बहुत पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश के मुखिया से। देश के मुखिया बैठे हैं, लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों से ऊपर के इनके मुखिया बैठे हैं। ये लोग बताएं कि जो मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ भारतवासी, तो उसमें से 32 करोड़ इनके साक्षी महाराज हटाते हैं, तो 98 करोड़ क्यों न बोले, या हिंदू राष्ट्र ये घोषित करने की बात करें। हर समय जो सवाल पे सवाल दागना नैतिक कर्तव्य हो गया है इनका, तो इस पर तो इनसे ही कांटा से कांटा निकालने का प्रयास करे। अगर एक ममता बनर्जी ने अपने गोत्र की चर्चा कर दिया तो इनको पीड़ा होने लगी। क्यों पीड़ा होने लगी भाई? आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है क्या? ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया तो हर व्यक्ति पूजा पाठ में जाता है, मंदिर में गोत्र बताया जब संकल्प के समय में। तो ये ढूंढ करके बैठे हुए लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सभी सनातन धर्म पे हमारा आधिपत्य हो। तो देखिए, रावण भी जब आया था राजीव भाई, तो साधु का भेष बना के आया था माता सीता का अपहरण करने। तो ये रावण के लोग हैं, ये रावण के लोग हैं। जब जब इनकी राजनीतिक दुकान खतरे में निकल कर आती है तो विकास से हट के मुद्दा। अब बताइए, बोल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे काहे का माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहा है और शब्दों की मर्यादा नहीं, दीदी ओ, अरे ये कोई भाषा होती है कितने बड़े लोकतंत्र के मुखिया का? ये बात करते हैं लोग अपने भाषा की मर्यादा। नीरज राय भाई, भाषा पर मत आइए, फिर सिरे खुलेंगे ना, फिर बहुत कुछ फिर उधड़ता जाएगा कपड़ा। मैं आपसे, देखिए नीरज, सुनिए नीरज भाई, मेरा सवाल सुनिए। मानिए मैं आपके साथ अभी हूं और ये प्रतीकात्मक तौर पर हूं। आप जो कह रहे हैं चलिए मान लेता हूं सही है। अगर दूसरा गलती कर रहा है तो उस गलती के दलदल में उतरकर और गलतियां करना कितना सही है? आप बताइए। हम बता रहा हूँ, एकदम सटीक सवाल आपने पूछा राजीव भाई। जो देश का सरकार चला रही है पार्टी, 1.5 दर्जन प्रदेशों में उसकी सरकार चल रही है। एक मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी के ऊपर देखिए चारों तरफ से कौरव की सेना की तरह लेके लगे। सवाल तो इनसे बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा देश में, उत्तर प्रदेश में से लेके 18 प्रदेशों में है, देश में आपकी सरकार है, तो जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य इनका बनता है कि किस तरह से मतलब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और बाकी लोग चुप हो जाएं, सवाल ना पूछें। नहीं भाई साहब, नहीं। अरे कहाँ से कह रहे हैं राजीव भाई? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप सवाल मत पूछिए, आप सवाल पूछिए। लेकिन ममता बनर्जी पे सवाल तभी बनता है, योगी जी मुख्यमंत्री टीएमसी से नहीं है, बीजेपी से है, वो प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं, तो सवाल बीजेपी से बनता है। ये लोग जा रहे हैं वहां पर बताने के लिए, तो अपने चीजों को दर्शाएं कि टीएमसी से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कितना बेहतरीन ये लोग हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है टीएमसी को, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफेंड किया। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, अक्सर आप प्रेम कुमार जी को देखते होंगे हमारे साथ इस शो में अपना एनालिसिस करते हुए। प्रेम कुमार जी, अगर मैं से मेरा मतलब कोई भी ऐसा हो, अगर विरोधी के सवालों का ही जवाब देने लगे तो उसके सवालों के लिए जगह कतई नहीं बचेगी, वो लगातार विरोधी के सवालों का जवाब देता रहेगा। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव की पिच में बीजेपी के उठाए गए सवालों में उलझ कर रह गई है? क्या यही तस्वीर उभर कर आ रही है जिसके चलते सांप्रदायिक कार्ड अब ज्यादा खेला जा रहा है? प्रेम कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है प्रेम कुमार जी से संपर्क नहीं अभी हमारा जुड़ पा रहा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी संपर्क उनके साथ जुड़े। विशाल मिश्रा साहब, क्या मैंने अभी जो सवाल प्रेम कुमार जी से किया वो आपको भी एड्रेस मिल रही है? प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। अच्छा, आपको आवाज आ रही है प्रेम कुमार जी? मेरा सवाल सीधा सा ये है कि अगर कोई विरोधी के सवालों का जवाब देने में ही उलझ जाए, मान लीजिए कोई भी हो और चुनाव में कोई नेता हो, तो उसके पास अपने सवाल रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो स्थिति है, क्या बीजेपी की फैलाई बिसात पर ममता बनर्जी उलझ कर नहीं रह गई है, जिसके चलते अब केवल सांप्रदायिक कार्ड पर ही फोकस किया जा रहा है, विकास के उन दावों को किनारे करके? मैं चाहूंगा कि अपने पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि कुछ ऑडियो में शायद डिले आ रहा है। मैं विशाल मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? विशाल मिश्रा जी,
मैं उम्मीद करता हूं दो संपर्क हमारे अभी ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं। हाजिक खान साहब मेरे साथ आप जुड़े हैं ना? हाजिक खान साहब जी, बहुत बेहतर। सवाल आपके पास भी गया होगा जो मैं प्रेम कुमार जी विशाल मिश्रा से पूछ रहा था। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर विरोधी के सवालों का जवाब देने में ही सारा वक्त जाया कर दिया जाएगा तो अपनी बातें रखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी अपना गोत्र बता देती है शांडिल्य जब उनको पता लगता है कि एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर हिंदू वोट्स बहुत प्रमुखता से हैं। ममता बनर्जी उसके बाद पलटती हैं तीसरे चरण के लिए जब उन्हें पता चलता है इन तमाम इलाकों में मुस्लिम मतदाता बहुमत में है और वो खेल बदल सकते हैं, पिक्चर बदल सकते हैं, तो उन वोट्स को अपनी तरफ लाया जाता है। विकास को किनारे करके अगर इस तरह के सांप्रदायिक कार्ड में ममता उलझ रही है तो क्या बीजेपी की बिछाई बिसात में खेलना शुरू हो गई है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले बात तो कि चुनाव देश में, चाहे बंगाल में हो या देश में हो, चुनाव विकास के ऊपर होना चाहिए। जो भी पार्टियां लड़ रही हैं वो विकास पर बात करना चाहिए। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से ना तो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही, ना ही बंगाल की ममता जी की टीएमसी बात कर रही। मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर जय सिया राम कहलवा के लोगों के जज्बातों को भड़काकर, लोगों के सेंटिमेंट को यूज कर सरकार बनाने की कोशिश करती है। हम ये पूछते हैं कि इनके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं या होम मिनिस्टर जाते हैं, ये पहली बार मैं पिछले अपनी लाइफ में जितना मैंने जानकारी हासिल है सियासी, कि 70 साल में मैंने किसी प्रधानमंत्री को चुनाव में विधानसभाओं के इतने नीचे स्तर पर उतरते हुए नहीं देखा जितना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उतरते हुए देखा है। बात यह है कि आप जाकर वहां जय सिया राम के नारे लगवाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट भड़काते हैं, हिंदू और मुसलमान पर राजनीति करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर आप पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये बड़ी घिनौनी हरकत है, बड़ी इस देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात है। आप तो ये कहें कि हमने पिछले 6 साल में हिंदुस्तान में ये काम किया, इस पर वोट दो। ममता दीदी 10 साल से बंगाल में सरकार चला रही है, उन्हें यह बताना चाहिए उनके कार्यकर्ताओं को, उनके लीडरों को कि हमने 10 साल में जनता के लिए ये काम किया है, ये विकास किया है, इस पर वोट दो। लेकिन बदकिस्मती है मेरे मुल्क की कि यहाँ हुक्मराने वक्त के में इस घर के अंदर लोग झूठ बोल रहे हैं और दरवाजे पे लिखा हुआ है कि सच बोलना जरूरी है। ठीक है, सच बोलना जरूरी है, लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं और आप सभी समझ पा रहे हैं, यहाँ पर मैं और आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि सच बोलना जरूरी है। लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई है हाजिक भाई कि झूठ बोलना ही पड़ेगा, और झूठ इस बात के लिए भी बोलना पड़ेगा कि लोग विकास के दावों पर सबूत न मांगना शुरू कर दें, लिहाजा उलझाना जरूरी है। विशाल मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा, क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी अब जो तमाम तरह के सांप्रदायिक कार्ड या कम्युनल कार्ड, उन कार्ड जहां पर वो वोट बैंक की तरीके से तमाम एक जनता को डील करना शुरू कर चुकी है, ये सब कुछ वो बीजेपी की बिछाई पिच पर अब खेलने लगी, या उनके पास अब अपने विकास के दावों को दम देने के लिए कुछ बचा नहीं है आगे आने वाले चरणों में? देखिए क्या है कि सच्चाई बहुत दिन तक छुप नहीं सकती। अभी आपने जो बात बताई, कल मैंने उनका एक बयान देखा है जो कि है कि मैं अल्पसंख्यकों से निवेदन करती हूं कि वो अपने वोट का डिवीजन ना होने दें। अब आप बताइए कि ये क्या है? अभी तक तो आप बहुत सेकुलर थे, अब आपकी सेकुलरिज्म कहाँ गई जब आप धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिए? तो देखिए क्या है कि पहले दिन से ही, पिछले अगर 10 सालों का आप इतिहास देखें तो जिस वामपंथ को हटा कर ये सरकार सत्ता में आई थी, परिवर्तन की बात की थी, तो वास्तव में वो परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन था, केवल झंडे का रंग बदला था, मानसिकता वही कंटिन्यू रही। और तुष्टीकरण की हद तो देखिए कि मुस्लिमों को, उनको जो भी है उनको रिलीजियस गुरु जो भी है उनको जो है पैसा दिया जाता था। अभी कहेंगे कि हमने तो हिंदुओं को भी देना शुरू किया, वो तो इसी साल से शुरू किया ना, इसके पहले क्यों नहीं दिया गया था? पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सरस्वती पूजा के लिए आप वहां का इतिहास देखिए कि किस तरीके से जो है वहां पे जो है हथकंडे अपनाए गए। अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं के नेता शेख आलम का बयान आया था कि हम 30% इकट्ठा हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना लेंगे।
और यही नहीं, इन्हीं के नेता का बयान आ चुका था कि तुम्हारे बगैर कोई सीएम नहीं बन सकता या कोई पीएम नहीं बन सकता। तो बताइए, इस प्रकार की तो चीजें कही जाती हैं। विशाल जी, ये जरूर जोड़िए कि आखिर इन बयानों की जरूरत क्यों पड़ने लगी? अभी तो तीसरा ही चरण है। क्या दोनों ही पार्टियों को लगने लगा है कि बिना इस रास्ते को अपनाए कुछ हो नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर काम करती है, एकात्म मानववाद पर काम करती है, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी प्रकार का भी वेट करती ही नहीं। लेकिन अगर 10 सालों में कोई विकास का काम हुआ हो तब तो विकास के नाम पर वोट मांगा जाए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। जिस सिंगूर, जिस नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर आंदोलन किया गया था और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, मैं अगर उनके प्रवक्ता बैठे हूं, मेरे सामने न टीवी है न कुछ, मैं देख नहीं पा रहा, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर ठीक है आपने उद्योग नहीं लगाया, आपने आंदोलन किया, गोली चली, लाठी चली, ठीक है, तो आपने उसके बदले में कौन सा अल्टरनेटिव मॉडल दिया वहां से विकास का? ठीक है, मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन अभी नहीं। मैं पूछूंगा अल्टरनेटिव मॉडल की आप बात कर रहे हैं, नीरज राय साहब के पास जब आऊंगा तो उनसे जरूर इस बारे में पूछूंगा। प्रेम कुमार जी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं और ठीक है, प्रेम कुमार जी अभी फिर एक बार मेरे साथ शायद उनका संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक बात आपने बहुत खास उठाई अल्टरनेटिव मॉडल की। विशाल मिश्रा जी, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें दर्शकों के लिए। 1970 तक के दशक में 24% इंडस्ट्रियल आउटपुट में भारत के औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान रखता था। आज के डेट में वर्तमान समय में 2.3% रह गया है। अब आप हमें यह बता दीजिए कि 24% इंडस्ट्रियल आउटपुट में योगदान देने वाला पश्चिम बंगाल आज महज 2.34% पर सिमट कर रह गया है। एक समय लोग पश्चिम बंगाल में काम करने के लिए आते थे, आज पश्चिम बंगाल से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं काम के लिए। क्यों? क्योंकि आपने तो कोई रोल मॉडल दिया ही नहीं। और सुनिए, 10 सेकंड और दीजिएगा। इसका भी कारण यह है कि जो वहां पर 34 साल तक वामपंथ का शासन रहा, तो वामपंथियों ने क्या किया कि उन्होंने तो अनौद्योगिकीकरण की बात की। उनके लिए तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी झूठी है। बहुत बेहतर, ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। आप औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, बहुत खुशी है, कम से कम पैनल में तो हम वो बातें कर रहे हैं जो बातें जमीन पर होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, समय थोड़ा कम है ब्रेक पर जाने का से पहले, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या बंगाल अब उलझ कर रह गया है? क्या राजनीति को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा? जो शुरुआत हुई थी, कटमनी खत्म किया जाएगा, टोलाबाजी खत्म किया जाएगा, ममता कहती थी कि विकास की बात है, हाईवे बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, वो सब इस बात पर आ गया है कि जय श्री राम के नारे से ममता चढ़ती हैं, बीजेपी लगातार उठाती है, ममता गोत्र बताती हैं, ममता अल्पसंख्यकों को कहती है अपना वोट मत बंटने दो। किस जगह आप पहुंचे हैं प्रेम कुमार जी? देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा है आपके पैनल में बातचीत करते हुए कि जैसे जैसे तीसरे दौर का चुनाव आएगा और तीसरा दौर का चुनाव खत्म होने के बाद तो ये खुल करके केवल ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले वही शुरू हो गया, ये ही करने वाले। उसकी पृष्ठभूमि 2-3 दिन पहले से शुरू हो चुकी है। ये मैं साफ तौर पे कहता हूँ। जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, अभी उदाहरण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं सुन रहा था कि टीएमसी के नेता कह रहे थे 4 पाकिस्तान बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या चुनाव आयोग से शिकायत की है क्या? वो नहीं करेंगे, उनको चाहिए ऐसे स्लोगन। वो चुन चुन करके वो पता नहीं कौन सा नेता, किस गली का नेता ने क्या बयान दिया जिससे कि वो पोलराइज करें, वो करते हैं जानबूझकर। इसी पिच पर वो खेलना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आऊंगा तो प्रेम कुमार जी यहीं से अपनी बात शुरू कीजिएगा। आपने जो बात कही उसका सार ये है कि बीजेपी चाहती है ऐसे स्लोगन हवा में मौजूद रहे और उनकी पिच पर टीएमसी अब आकर बैटिंग करे। की लड़ाई जो कि विकास जैसे तमाम दावों, तमाम मुद्दों से हटकर सांप्रदायिकता की तरफ आगे बढ़ी, और केवल सांप्रदायिकता ही नहीं, भ्रष्टाचार भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर बवाल वहां मचा हुआ है। दरअसल एक ऑडियो टेप भी सामने आ गया है, इसमें आवाज गणेश बागड़िया नाम के शख्स की बताई जा रही है, जो कि कोयला घोटाले के आरोपी अनूप मांझी का करीबी है।
ऑडियो टेप में कटमनी को लेकर बातचीत हो रही है और इसमें हर महीने अभिषेक को 35 करोड़ देने का दावा किया जा रहा है। बातचीत में बंगाल में सिंडिकेट राज और हर काम के लिए कटमनी का जिक्र है। सामने आए इन आरोपों और ऑडियो की इंडिया न्यूज हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्योंकि चुनाव का दौर है और दोनों ही तरफ से वोटर को अपने हक में लाने की कोशिश की जा रही, लिहाजा ऑडियो खास भी हो जाता है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद बीजेपी को ममता पर हमले का एक और मौका मिला। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ভাইপোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি তথ্য কথোপকথন সামনে এসেছে এবং এতে 12-13 সাল থেকে শুরু হওয়া এই বড় দুর্নীতি কয়লা বালি গরু পাচার সহ এই দুর্নীতিতে প্রায় 900 কোটি টাকা সরাসরি ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিনয় মিশ্র। कोल स्कैम को लेकर बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने साफ साफ कहा कि बंगाल में इस स्कैम का पैसा कहां जा रहा है जनता जानती है। त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, आज बीजेपी का आरोप है जो टीएमसी सिंडिकेट चल रहा है कोल स्कैम में, इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि अभी जो है जो बच्चा जानता था आज वो उजागर हो गया। आज सब कोई जानता है। ये टेप आने के बाद जो अंदर की बात हर बच्चा जानता था बंगाल में, आज वो उजागर हो गया। आज वो सार्वजनिक हो गया कि जो लोग मानते थे वो सही है, मगर जो आंकड़े हैं वो हजारों करोड़ में जा रहे हैं। तो ये साधारण मनुष्य, साधारण बंगाल की जनता के पैसे हैं ना, किसी के अपने प्राइवेट लिमिटेड के तो है नहीं। इस बातचीत में ये सामने आया है कि जो कोल स्कैम का पैसा है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के खाते में जाता है, तो पूरे सिंडिकेट में ये फैला हुआ है। तो आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे दिनेश त्रिवेदी, शुभेंदु अधिकारी, अमित मलविया सब मौजूद थे और कहा कि किस तरीके से ये जो पैसा है ये सर्कुलेट हो रहा है टीएमसी के अंदर। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो स्टेप के आने के बाद से राजनीति और गर्मा गर्म हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ तमाम खास मेहमान अभी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। लेकिन टेप के सामने आने के बाद जो दो प्रतिक्रियाएं आई, एक शुभेंदु अधिकारी की आई, एक दिनेश त्रिवेदी, और यहाँ पर यह कहना ज्यादा सही होगा कि ये दोनों कभी टीएमसी में ही हुआ करते थे और अब बीजेपी में साथ हैं। मैं शुरुआत आप ही से करूंगा प्रेम कुमार जी, क्योंकि आप ध्रुवीकरण के दौर की संभावना जता रहे थे। आप कह रहे थे ये सब कुछ होगा क्योंकि चीजें अब बची नहीं हैं, लेकिन टेप भी बाद में आया है, यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रखा जा रहा है। और इस बीच ममता बनर्जी ये भी कह देती हैं कि स्टालिन की बेटी से लेकर अभिषेक बनर्जी सबको परेशान किया जा रहा है। क्या आ रही है तमाम चीजें परेशान करने के लिए हैं और सांप्रदायिकता क्या अब मजबूरी बन गई है पार्टियों की? देखिए राजीव जी, सबसे पहले कि ये जो टेप आया है, इस टेप की सत्यता की पुष्टि कब होगी? जब चुनाव बीत जाएंगे तब होगी। तो ये जो चीजें होती हैं और हर चुनाव में होता है, ये ठीक चुनाव के समय में ऐसे टेप आते हैं, सेक्स स्कैंडल आते हैं, वीडियो आते हैं, तमाम चीजें आती हैं, और लेकिन उसकी सत्यता की कोई जिम्मेदारी लेता है? टीवी चैनल भी ये बताकर दिखाते हैं कि हम इसकी सत्यता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। चुनाव आयोग को ऐसी चीजों को बैन करना चाहिए। और ये क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित होता है, मतदाता प्रभावित होते हैं। हर चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद स्थिति की जांच होगी। तो ये इस प्रश्न पर डिबेट हम करेंगे और बाद में पता चलेगा कि स्थिति गलत निकला तो हम चाहे किस जवाबदेही के साथ आपको जवाब दें, स्थिति का बताइए ना। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम स्थिति को सच करके जवाब दें। ये सच्चाई है, हर पैनलिस्ट के साथ ये सच्चाई है और हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। प्रेम कुमार जी, मैं सहमत हूं। प्रेम कुमार जी, मैं सहमत हूं आपसे। आपने जो तमाम बातें कही इस सब को लेकर मैं सहमत हूं और मेरा मानना भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वोट पड़ गया, उसका असर हो गया, बाद में वो गलत सही साबित हो रहा है, उस पर बहस करना तो बेकार में ही फिर आवाज करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं इसको कौन रोकेगा? इसको चुनाव आयोग ही रोक सकता है। और ये एक तरफा होता है सीडी। पहले भी बहुत सारी सीढ़ियां आई, बताइए ना किसका क्या हुआ, किसको क्या किया गया।
केवल चुनावी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी से जवाब ले लेता हूं। वीरेंद्र बब्बर जी, इस बात में कोई इफ बट की बात नहीं है। प्रेम कुमार जी ने जो बात कही है इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, इस ऑडियो टेप की, प्रेम कुमार जी की बात में कतई कोई गलत बात मुझे नहीं दिखाई पड़ती। इसकी सत्यता कब साबित होगी, क्या यह तुरंत साबित होने वाली है, लेकिन इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो गई है, माहौल बना दिया गया है। 2 दिन बाद वोटिंग है, आपको भी पता है, चरणों में इतना वक्त नहीं है, तो इसका बेसिकली फायदा उठाया जा रहा है। और साथ में जो सांप्रदायिकता का कार्ड है वो तो बखूबी दोनों पार्टियां खेल रही हैं। देखिए, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेम कुमार जी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही विद्वान, मैं उनको जानता हूं, उनकी जानकारी बहुत विशाल है। परंतु एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मुझे लगता है मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई चीज, उसकी जानकारी उसके ध्यान में आती है, जिस प्रकार से अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि अगर ये बाद में गलत साबित हुई तो, मैं पूछता हूं अगर ये बाद में सही साबित हुई तो। और मैं इसके साथ जोड़ करके एक बात और कहता हूं साहब, शारदा चिटफंड घोटाले की जिसके अंदर हम बात करते हैं, टीएमसी के निलंबित सांसद जो हैं कुणाल घोष पहले ही इसके अंदर ममता दीदी का नाम ले चुके हैं और उसके बाद शारदा समूह के प्रमुख जो हैं सुदीप सेन, वो भी इसके अंदर ममता दीदी का नाम ले चुके हैं। और आप केवल क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए कोई भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वोटर तक ना पहुंचाएं। मैं तो आपकी इस बात से माफी चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सहमत नहीं हूं। आपका काम है जो जानकारी आप तक आए। मैं ये पूछता हूं कि अगर ये जानकारी बाद में वीरेंद्र बब्बर जी, पहली बात तो हम इस जानकारी को सामने रख रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव लड़ रही है, बड़ा दल है और वहां पर एक ध्रुव है इस वक्त बंगाल चुनाव में। लेकिन मैं इसलिए इस बात को सामने रख रहा हूं कि इसकी सत्यता का प्रमाण जब तक हासिल होगा तब तक इससे मिलने वाला फल या प्रतिफल वो बढ़ चुका होगा, तो उसके मायने कितने। नहीं, सवाल तो ये है, आपकी बात से बिल्कुल मैं जायज हूं, परंतु अगर ये बात, इस बात में अगर कोई वास्तविकता है, अगर कोई इस बात में सच्चाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जनता के सामने आना चाहिए? उसे वोट डालने से पहले ये जिस प्रकार से हम जो कैंडिडेट होता है उसकी कंप्लीट जानकारी हम उससे भरवाते हैं। विशाल मिश्रा आता हूं जी, बोलिए। प्रत्याशी के कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो आवाज है वो सबके सामने है। ऑडियो वहां पर हम सुन रहे हैं, झूठ सच का फैसला जब बाद में आएगा, परंतु इसी बात पर किसी चीज को नहीं रोक देना चाहिए। देखिए क्या है, अभी हमारे खान साहब कह रहे थे कि 70 साल की उम्र के अंदर उन्होंने आज तक ये देखा नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि उनकी उम्र 70 साल है। अभी हमारे आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इतने अलग अलग लोग, कौरवों की सेना लग गए पीछे। अरे जब आप सभी विपक्ष के लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे समर्थन के लिए आइए, क्या ममता दीदी ने चिट्ठी नहीं लिखी सबको? क्या आप हमारे समर्थन के लिए आइए? नीरज राय, बीजेपी जो है, नीरज राय, एक मिनट वक्त देते हैं, अब वक्त देते नीरज राय को। नीरज राय, ममता सबको चिट्ठी लिख रही हैं, वो ममता दीदी का हक है, वो ममता दीदी का हक है सबको चिट्ठी लिखे, वो अल्पसंख्यकों को एकजुट होने के लिए कह रही है। बताइए। नहीं, हमसे पहले कौन भाई साहब बोल रहे थे, थोड़ा नाम बताइए। आपसे पहले वीरेंद्र बब्बर साहब बोल रहे थे, बीजेपी से प्रवक्ता। बिल्कुल, अब आ जाइए, बता दूं बब्बर जी, आप लोग इतना ही समझ गए, उसी दिन चुनाव हार गए हैं जब एक प्रदेश के मुखिया के खिलाफ आप लोग बौना नजर आने लगे। दूसरा पॉइंट है, ये अभी चल रहा था ऑडियो का पुष्टि तो आप तो राजीव भाई कर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें कि दिनेश त्रिवेदी भी बोले थे और ये आपके शुभेंदु अधिकारी, आपने कहा भी, हम भी जानते हैं, पहले से हमारे पार्टी से हैं। जनता के सामने इस मामले को लाने के लिए ये दोनों लोग एफिडेविट दे दें और पुख्ता सबूत इनसे लिया जाए, क्योंकि अभी पार्टी में रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो ये भी गलत के हिस्सा रहे होंगे, तत्काल इसको किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा है तो याद करिए 2014 से पहले पूरे विपक्ष के लोग भ्रष्ट थे और ये लोग आरोप पे आरोप लगाते रहे, ये आरोप भी रहे, उसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले किसी भाई साहब ने कहा था कि जनसंघ की निशानी क्या है, जनसंघ दीनदयाल जी के आदर्शों का हम पालन करते हैं। तो दीनदयाल जी के आदर्श 2 थे। दीनदयाल जी कहते थे कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही है जनसंघ की निशानी। हर हाथ को काम, बेरोजगारी सबसे चरम पे पिछले 45 सालों में, हर खेत को पानी, कृषि की व्यवस्था खराब है पिछले 40 से 45 सालों में। रही बात दूसरी, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बदतर है। बंगाल के विकास के बारे में पूछा जा रहा था तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के रिकॉर्ड के हिसाब से कोरोना से पहले 12.5% उसका था जीडीपी और 6.5% करीब उत्तर प्रदेश का था। आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आय है
लगभग 4-4.5 हजार वहां की है, 3,500 से नीचे इनके बिहार की है। 15 साल से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। तो देख लीजिए। हाँ, फिर आपने पूछा, अभी भाई साहब ने कहा कि विपक्ष को चिट्ठी। भाई साहब, यह कहकर आप क्या करते हैं, ऊपर फूकेंगे तो चेहरे पे ही आएगा। एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, देश का प्रधानमंत्री नहीं है साहब। आपने कहा मौलानाओं को दिया जाता है तनख्वाह और हिंदू के पुजारियों को अब जानकारी लेकर बैठा करिए, कोई भी महानुभाव यहाँ बैठते हो तो इन मौलानाओं को जो भी पेमेंट करने की, सैलरी देने की बात है आज की नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से कोर्ट के आदेश पे हुआ था। हरियाणा में और बिहार में, दिल्ली में पहले से दिया जा रहा है। विशाल मिश्रा, ठीक है, मैं आपको एंटर हो गए। नीरज भाई, वक्त कम है, मैं विशाल मिश्रा से जवाब ले लूं। ठीक है, 10 सेकेंड। बिहार में 15,000 रुपया तनख्वाह दिया जाता है राजीव भाई, डबल इंजन की सरकार में। देख लीजिए इनका कहानी, अपने करते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए हैं। अब ये बता, हम दे रहे हैं वहाँ पे गाइड फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को, तो हम पुजारी को आप आ गए मेरे मुद्दे पर, आप आ गए मेरी लाइन पर। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जब हम कटमनी की बात करते हैं, टोलाबाजी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो तीसरे चरण आते आते ये सारे मुद्दे दोनों तरफ से कहां से आने शुरू हो गए। विशाल मिश्रा। राजू जी, ऐसा है कि अभी भाई साहब टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब आप भी कह रहे हैं कि इसकी आरडीओ की सत्यता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दिए। अरे भाई साहब, 3 चरण होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है मॉरल। टेक्निकल छोड़ दीजिए सही है या गलत, पॉलिटिकल तो कम से कम स्टैंड लेना चाहिए था, आपको खंडन करना चाहिए था। पूरी बात को पॉइंट नंबर 1, अरे सुनिए ना, और पॉइंट नंबर 2, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखा है आपसे? क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में? राजनीतिक हिंसा के मामले में नंबर 1 पर है। और नंबर 3 बात, जो आपसे पैसा देने की बात कही, ये बताओ जो मुद्दे उदाहरण देते हैं उनको भी 1,000 रुपया देने के लिए ऑर्डर हुआ था क्या? ये भी तो लगे हाथ बता दीजिए। और ये भी तो लगे हाथ बता दीजिए कि आपकी ही सरकार में ए और बी ग्रुप के 2 अक्षर बने थे। ए ग्रुप में 81 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 73 मुस्लिम थे। लगे हाथ ये भी बता दीजिए। और बी ग्रुप में 96 ओबीसी को दिया गया था, जिसमें 44 मुस्लिम को दिया गया था। अरे ये भी बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए 2020 तक आते नहीं हमको बताइए ना। अरे तो आज ये कह दीजिए ना 90%। ठीक, हाजिर खान को लाऊंगा बीच में। हाजिर खान साहब बड़ी देर से आराम से सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा अब सब लोग हाजिर खान को भी सुने। हाजिर खान बहुत आराम से सुन रहे हैं, हाजिर खान आराम से सुन रहे हैं, हाजिर खान को सब लोग सुने। हाजिर खान, आप चुनाव को भी देख रहे हैं, बयानबाजियों को भी देख रहे हैं, लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं। जब तीसरे चरण में हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पैनल डिबेट भी हम इसी तरह के बंटवारे पर आ गए हैं, तो चुनाव में क्या कुछ होगा? क्या बंगाल बेहतर हो पाएगा, इस सोच से आगे बढ़ पाएगा, या फिर 5वें 6ठे चरण तक हम केवल और केवल यही सब देखने के लिए तैयार रहे? देखिए राजीव जी, बंगाल की जनता के हाथ में है कि बंगाल को कैसा बनाना है, क्योंकि उनका वोट के अधिकार से प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा। उन्हें यह तय करना है कि हमें कैसा चीफ मिनिस्टर तय करना है, निर्वाचित करना है, जिससे कि हमारे बंगाल का विकास हो। मेरी अपनी बंगाल के लोगों से ये है कि ना हिंदू और मुसलमान में बटे। हाजिर खान, क्या मुसलमान अभी भी वोट बैंक ही है इन पार्टियों के लिए? और अगर वोट बैंक है तो इसके लिए मुसलमान ज्यादा जिम्मेदार है या पार्टियां? देखिए मुसलमान बंगाल का हो या हिंदुस्तान का, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मुसलमान जो है बंगाल की ममता जी को अगर वोट देता है तो क्या वो मुसलमान है या भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है? क्या वो मुसलमान है कांग्रेस को वोट देता है? वो क्या मुसलमान है समाजवादी को वो वोट देता है? क्या मुसलमान है बीएसपी को वो वोट देता है? बल्कि मुसलमान इस देश का ये चाहता है कि हमारा देश एक हो, हमारे देश की जनता एक हो, देश में भाईचारे के साथ विकास हो, देश में सबका विकास हो। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबके साथ, लेकिन ये देश को कर रहे हैं सबका विनाश सबके साथ
सब बर्बाद। इसलिए देश की जनता को बड़े समझदारी के साथ चलिए, मैं इस बंगाल के बात लोगों से- से मैं हाँ, कहूंगा मैं इस बात कि से- सुबह 5 बजे से शाम है। के 5 बजे तक जब वोट देने की बारी हो तो अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कीजिए। मैं इस और बात उन से लोगों के कतई लिए इनकार कीजिए नहीं जो करता, आपका मैं इस विकास बात करे, से कतई आपकी इनकार उन्नति नहीं के लिए, करता कि आपके लिए मुस्लिम काम करे। अगर वोट देता है तो वो भी अपने हक और अपनी तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखकर वोट देता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां इस बात को तय कर ले कि उन्हें मुस्लिम का वोट केवल इसलिए चाहिए कि वो उसे थोक पे लेने की एक बात सामने रखती हैं और उम्मीद रखती हैं कि इसी तरह से उनके पास आएगा, तो इसका मतलब ये साफ